नमस्कार। शब्दकोश के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा हमारे देश के कुछ ऐसे नेताओं की करतूतों को लेकर जो अपनी अनैतिकता को नैतिकता साबित करने के लिए बेशर्मी के साथ संविधान की धाराओं का सहारा लेते हैं और छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये अपील करते हैं कि उन्हें अमुक अमुक कानून के तहत दंडित नहीं किया जाना चाहिए, भले ही वो दोषी सिद्ध हो गए हो। मामला लोकसभा का है, जब अल्पमत की कांग्रेस सरकार, जिसके प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे, पामुलापति वेंकटेश नरसिम्हा राव, उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तो वो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। कुछ गैर कांग्रेसी सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया, यानी सरकार के पक्ष में वोट दिया, सरकार बच गई। बाद में आरोप लगे कि जो क्रॉसिंग वोट हुआ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में, उसको लेके बड़ी धनराशि का लेन देन हुआ। जब ये आरोप लगे तो आरोप लगाने वाला एक ऐसा सांसद था जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंध रखता था, तो ये मामला झारखंड मुक्ति मोर्चा के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया। इसमें आरोप लगाए गए कि कम से कम 4 सांसद झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऐसे थे जिन्हें कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने के लिए धन मुहैया कराया था। लेकिन जब ये मामला ट्रायल में गया तो फिर कालांतर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सुप्रीमो थे शिबू सोरेन, उनके अलावा सूरज मंडल, साइमन मरांडी और शैलेंद्र महतो, इनने भी ये मान लिया कि हाँ, कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को पैसा दिया था। लेकिन और ये पैसा कांग्रेस की तरफ से आया और झारखंड मुक्ति मोर्चा के फंड में जमा हुआ। ये पैसा क्यों दिया जा रहा है, इस बारे में कोर्ट को बताया गया, अदालत को बताया गया कि समर्थित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और लोक कल्याण के लिए ये राशि कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को दी गई है। अब ये समर्थित उद्देश्य क्या थे और लोक कल्याण कौन सा था जिसके लिए ये धनराशि कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को दी, ये सब लोग भली भांति जानते हैं और तत्कालीन राजनेता तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि राशि किस लिए दी गई। राशि पार्टी के मुख्य फंड में न जाते हुए उस पार्टी के कुछ पदाधिकारियों के खाते में जमा कराई गई। अब देखिए, कहा जा रहा है कि फंड पार्टी को दिया गया है, तो फिर ये राशि सीधी पार्टी के नाम आना चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये राशि पार्टी के कुछ पदाधिकारियों के खातों में गई है और ये हवाला के माध्यम से ये राशि वहां तक पहुंची। तब क्या दिया गया कि जो राशि हमें मिली, देने वाले ने भी कहा और लेने वाले ने भी कहा कि भाई ठीक है, एक बड़ी पार्टी ने छोटी पार्टी को फंड दिया, इसमें गैरकानूनी क्या है, और रिश्वत तो ये कतई नहीं है, ये उन्होंने कह दिया। लेकिन अदालत इस मामले को गंभीरता से ले रही थी, तो फिर इन कड़ियों को जोड़ने वाले कुछ व्यक्तियों के नाम भी आए। किसने डील कराई होगी, किसने पैसे का आदान प्रदान कराया होगा, कहां से पैसा गया, कैसे पहुंचेगा। इन पूरी कड़ियों में एक महत्वपूर्ण कड़ी पकड़ में आ गई समाजवादी पार्टी के तत्कालीन नेता अमर सिंह जी की। अमर सिंह समाजवादी पार्टी के एक अच्छे फंडिंग मैनेजर कहे जाते थे। वो फंडिंग बहुत शानदार करते थे। बहुत ऐसे नेता नहीं थे कि बड़े लोकसभा लीडर, बड़े मंत्री या बड़े विधायक, कुछ नहीं। वो एक बहुत शानदार अर्थ के ज्ञाता थे। फिल्म इंडस्ट्री से पैसा कैसे लाना है, उद्योगपतियों से पैसा कैसे निकालना है, राजनीति में उसको कैसे इन्वेस्ट करना, ये अमर सिंह जी को भली भांति आता था। वो अमर सिंह जी इसी मामले से संबंधित कड़ी में जेल में बंद किए गए, उनकी गिरफ्तारी हुई विधिवत। और बाद में अदालत ने भी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव
और उनकी कैबिनेट के एक मंत्री बूटा सिंह, इन दोनों को इस लेन देन में दोषी माना। यानी ये प्रमाणित हुआ कि वोट करने के लिए रिश्वत दी गई, रिश्वत ली गई और ये लोग दोषी हैं। अब क्या हुआ, जब ये सब हो गया तो इन्होंने एक, भाई फैसला तो हो गया, अब ये ऊपर गए। ऊपर इन्होंने एक तर्क रखा। देखिए, अब तर्क ये नहीं है कि हम दोषी हैं कि नहीं है, दोषी सिद्ध हो गए। अब इसे तर्क नहीं, मैं कुतर्क कहूंगा। इस कुतर्क को रखा गया एक संविधान की अनुच्छेद में। कहते हैं ना, जैसे किसी कड़वी चीज को मीठी चाशनी में लपेट के रखना, या बहुत ज्यादा ऐसी भाषा कहूं मैं तो यहाँ शायद वही भाषा, खैर मामला अदालत का है तो मैं उपयोग नहीं करूंगा। बाकी यही कहूंगा कि इन्होंने क्या कहा, यहाँ अब लड़ाई इस बात की नहीं है कि हम चोर हैं या नहीं है, लड़ाई इस बात की नहीं है हम डाकू हैं कि नहीं है, लड़ाई इस बात की कि हमें दंडित ना करो। अब लड़ाई इस बात की है कि हमें दंडित मत करो। अब इसमें ना तो देने वाला कह रहा है कि हम चोर नहीं है, ना लेने वाला कह रहा है हम चोर नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि हमें दंडित मत करो। क्यों? कि संविधान का अनुच्छेद 105/2 ये व्यवस्था देता है कि किसी संसद सदस्य को संसद में दिए गए वोट के संबंध में अदालती कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। ये संविधान के अनुच्छेद 105/2 का सहारा लिया जा रहा है, जिसमें ये प्रावधान है कि कोई सांसद किस पार्टी के पक्ष में वोट कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसने किस एवज में किया, क्यों किया, ये संसद के भीतर का मामला है। लिहाजा संबंधित सांसद को अथवा सांसदों को अदालत के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यानी अदालत इस मामले से अपने को अलग कर ली। इनका कहना घुमा फिरा के ये है। मजे की बात यह है कि इस तर्क को अदालत ने मान लिया। तत्समय ये मामला 5 जजों की बेंच के पास था। 5 में से 3 जज इस तर्क पे सहमत हो गए और मामला रिश्वत देने वाले लेने वाले के पक्ष में चला गया कि भाई ये धारा वाकई में ऐसा कहती है कि इन्हें अदालत दंडित नहीं कर सकती, इन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। और सीबीआई ने ये कह के मामले पटाक्षेप कर दिया कि हम भी अपील करने अब नहीं जा रहे। मामला आया गया, हो गया। लेकिन 2019 में परिदृश्य बदला और एक पिटीशन आई, इसे क्रिमिनल पिटीशन कह सकते हैं क्योंकि आपराधिक अपील शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सीता सोरेन बनाम संघ, इस अपील के माध्यम से पुनर्विचार का आग्रह किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च अदालत से। और सर्वोच्च न्यायालय ने इस अपील को क्यों एक्सेप्ट किया? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 105/2 में ये प्रावधान तो है कि संसद में सांसद ने किसे वोट दिया, क्यों वोट दिया, किस एवज में दिया, इस बारे में सांसद को अथवा सांसदों को अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। ये संविधान में व्यवस्था आ गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी ये अपील स्वीकार कर ली। क्यों? कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना कहना चाहिए ना एक विजन रखा कि हम इसलिए ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो विजन क्या है? राजनीति में नैतिकता को बनाए रखने के लिए इसे सुना जाना आवश्यक है। जजों का जो एक बहुत सुंदर एक वो है, इसको समझने की आवश्यकता है। जजों की ये पैनल, या कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ये सोचता है कि भले ही आपने एक ऐसे दायरे में एक क्राइम कर लिया है जिस दायरे में संविधान सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट किसी भी कोर्ट को दखलंदाजी करने की अनुमति नहीं देता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अथवा अदालतें अपने दायित्वों को, अपने दायित्व बोध को एक्सेप्ट करते हुए, उसे महसूस करते हुए ऐसा मानती है कि नहीं, यदि कोई अनैतिक कार्य किसी दायरे में किया जा रहा है जहां हमारी जाने की मनाही है,
तब भी हमें उस पर गौर करना चाहिए, आखिर कैसे हो गया। तो अदालत ने इस कोर्ट के साथ इस अपील को स्वीकार किया है कि राजनीति में नैतिकता बनाए रखने के लिए इस पर पुनर्विचार करना उचित प्रतीत होता है। और अदालत ने मामला, अब चूंकि महत्वपूर्ण मामला था, नैतिकता और राजनीति बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, तो फिर जब ये चीज 5 जजों की बेंच के पास पुनर्विचार के लिए आई, तो जजों ने इस चीज की गंभीरता को समझते हुए इसे 7 जजों की बेंच की ओर ट्रांसफर कर दिया। और इस बेंच की अध्यक्षता जाहिर है हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ कर रहे हैं। सुनवाई हो गई है, बहस हो गई है, साक्ष्य प्रस्तुत हो चुके हैं, फैसला सुरक्षित कर लिया है। विद्वान न्यायाधीश साक्ष्यों गवाहों की रोशनी में जो भी फैसला सुनाएंगे, जाहिर है सभी को मान्य होगा। हाँ, आप सबके समक्ष ये चीज रखना थी कि कितनी निकृष्टता की पराकाष्ठा है कि हमारे नेता, हमारे जनप्रतिनिधि अपनी नाजायज करतूतों को छुपाने के लिए, उनको नैतिकता का जामा पहनाने के लिए संविधान का सहारा लेते हैं। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि अदालत जब ऐसे मामले पर पुनर्विचार करती है तो वो ये जान के करती है कि ठीक है, एक दायरे में संविधान की व्यवस्था देता है कि हमें दखलंदाजी नहीं करना चाहिए, लेकिन मामला राजनीति में नैतिकता को बनाए रखने का है, तो फिर हम इसको सुनवाई के लिए स्वीकार कर रहे हैं और की गई। इसके लिए मैं सभी माननीय जजों को साधुवाद ही दे सकता हूं और उम्मीद करूंगा कि फैसला चाहे पक्ष में आए विपक्ष में आए, महत्व ये नहीं रखता। महत्व ये रखता है कि हाँ, हमारे देश में आज भी राजनीति में नैतिकता को बचाए रखने की जद्दोजहद जारी है। इसलिए भारतीय लोकतंत्र अपनी ऊंचाइयों को हमेशा, उत्कृष्टता को प्राप्त करता रहेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज की बात यहीं खत्म करूंगा और फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी।